तो हेलो दोस्तों, आई होप आप सब लोग बढ़िया होंगे। तो आज के इस लेक्चर में डिस्कस करने वाले हम लोग मोशन ऑफ प्लैनेट्स ऑफ अ सैटेलाइट से सेंट्रल फोर्स के बारे में कि सेंट्रल फोर्स भैया क्या होता है, किस तरीके से काम करता है, इन सब के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे, देखो चैप्टर का नाम है आपके एक्चुअली मोशन ऑफ प्लैनेट्स एंड सैटेलाइट्स, जिसमें आपको प्लैनेट्स के बारे में पढ़ना होता है। ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में पढ़ना है, केप्लर्स लॉ वगैरह पढ़ना है। ये आपके इस चैप्टर का बेसिक सा टॉपिक है। ठीक है, जिसमें आपको फर्स्टली टॉपिक मिलता है सेंट्रल फोर्स। ठीक है, जो कि एक थोड़ा सा मतलब कॉम्प्लेक्स नहीं कह सकते हो, रैंडमली एक ऐसा फोर्स होता है ना, जो कि देखने पे लगता है कि ये हो जाएगा, कभी कभी नहीं भी होता है। ठीक है, तो ज्यादा टेंशन ना लेना, बहुत आसान सा काम करना है, ज्यादा कुछ नहीं करना होता है। ये क्या होता है भैया सेंट्रल फोर्स? तो फर्स्टली एक लाइन में बताऊं तो सेंट्रल फोर्स क्या करता है कि वो या तो सेंटर की तरफ लगता है या तो सेंटर से दूर की तरफ लगता है, सीधा सीधा। ये एक ऐसा फोर्स होता है जो या तो सेंटर की तरफ लगता है या सेंटर से अवे लगता है। ठीक है, सेंटर से बाहर की तरफ लगता है या फिर सेंटर की तरफ लगता है। ये एक ऐसा फोर्स होता है। ठीक है, तो सेंट्रल फोर्स ऐसा बता सकते हो कि ये एक सेंटर पे लगने वाला फोर्स होता है, जिसका डायरेक्शन या तो सेंटर की तरफ दिखेगा या सेंटर से बाहर परपेंडिकुलर दिखेगा। ठीक है, तो लिखने हो तो कैसे लिखते हैं आप इसको? तो लिखने का तरीका देखो, ये सेंट्रल फोर्स का पहले तो कैसे दिखाओगे भैया? तो सेंट्रल फोर्स को दिखाने का तरीका सीधा सीधा एफ से करके दिखाते हैं। एफ इज द सेंट्रल फोर्स। फोर्स ही दिखाना है तो सेंट्रल फोर्स को एफ, वेक्टर एफ से दिखाते हैं। दूसरी चीज, एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। ठीक है, अगला काम जो होता है इसमें वो ये होता है कि सेंट्रल फोर्स, ठीक है, सेंट्रल फोर्स इज दैट फोर्स, इज दैट फोर्स विच इज ऑलवेज ऑलवेज डायरेक्टेड towards away or towards away or which is directed away, और ऐसा लिखना, directed away or towards the center or towards the fixed center। ठीक है, मतलब आपके पास में कोई क्वांटिटी होगी। ठीक है, कोई भी सरफेस वगैरह होगा, उस सरफेस के पास में या फिर कोई भी फंक्शन होगा, कोई भी वेक्टर फंक्शन होगा या फिर कोई फोर्स का ही फंक्शन होगा, तो वो फोर्स के फंक्शन में जो भी फंक्शन आपके पास में दिया होगा उसका जो सरफेस होगा। ठीक है, तो जो सेंट्रल फोर्स क्या करता है, वो या तो उसके सेंटर की तरफ दिखेगा तुमको, ठीक है, या फिर वो उससे परपेंडिकुलर, उससे बाहर की तरफ दिखेगा। तो वही कहने का मतलब होता है कि सेंट्रल फोर्स इज दैट फोर्स विच इज ऑलवेज डायरेक्टेड अवे, या तो वो बाहर की तरफ तुमको दिखेगा, ठीक है, या फिर टुवर्ड्स द फिक्स सेंटर, उसके सेंटर की तरफ दिखेगा। ठीक है, जैसे आपको एग्जांपल दूं, देखो सुनो, एग्जांपल देता हूं। आप ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में सुने हो? ग्रेविटेशनल फोर्स, आपने इसका नाम तो सुना ही होगा। ग्रेविटेशनल फोर्स का नाम सुना होगा, इलेक्ट्रिक फोर्स का नाम सुना होगा, ऐसे बहुत सारे फोर्सेस होते हैं। इलेक्ट्रिक फोर्स, ठीक है, तो चलो ये दो फोर्सेस को देख के समझते हैं कि सेंट्रल फोर्स किस तरीके से काम करता है। जो ये मीनिंग लिखी गई है उसका एक्चुअल मीनिंग क्या है। ठीक है, अब जैसे सपोज करो तुम्हारे पास में ग्रेविटेशनल फोर्स है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स कैसे लगाते हैं भैया? आपके पास में दो स्मॉल टाइप्स के ऑब्जेक्ट्स होते हैं। ठीक है, यही करते हैं ना, दो स्मॉल टाइप्स के ऑब्जेक्ट हैं। इस पूरी ब्रह्मांड में कोई सा भी ऑब्जेक्ट होता है तो एक को मास लिखते हैं m1, एक का मास लिखते हैं m2 करके। ठीक है, एंड उस पे जब आप उनको पास में रखते हो किसी डिस्टेंस पे, तो उनके ऊपर एक ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है। ठीक है, एक ग्रेविटी काम करती है, ग्रेविटेशनल फोर्स बोलते हो जिसको। तो वो ग्रेविटेशन जब उसके ऊपर लगता है तो उनके बीच में फोर्स का एक फॉर्मूला मिलता है। ठीक है, वो फॉर्मूला होता है -g m1 m2 डिवाइड बाई आर स्क्वायर। इस तरीके से आप फोर्स का फॉर्मूला लिखते हो ग्रेविटेशनल फोर्स के अंदर। ठीक है, इसको ग्रेविटेशनल लिखना है तो चलो एफ जी करके लिखता हूँ, ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, अब इसमें होता क्या है कि जब आप फोर्सेस को, इस मास को पास पास में रखते हो तो क्या होता है, इनके बीच में अट्रैक्शन काम करता है, इनके बीच में कभी रिपल्शन काम नहीं करता है। इनके बीच में भैया एक अट्रैक्शन काम करता है। वो अट्रैक्शन किस तरीके से काम करता है, ये मास इधर जाने को तैयार बैठा रहता है और ये मास इधर जाने को तैयार बैठा रहता है। मतलब इनके बीच में अट्रैक्शन होगा तो ये ऑब्जेक्ट इधर आएगा, ये ऑब्जेक्ट इधर जाएगा, तो दोनों आपस में पास आना चाहते हैं। एंड जब पास आते हैं भैया तो उसको बोला जाता है अट्रैक्शन होता है। तो इस पूरी सृष्टि में, पूरे ब्रह्मांड में, पूरे वर्ल्ड में कोई सा भी ऑब्जेक्ट होता है, स्मॉल ऑब्जेक्ट्स की बात करें, ठीक है, तो उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम करता है। ठीक है, जिसको आप बोलते हो एक्चुअली ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है वो क्या करता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की बात करता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की बात करता है ना, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की बात करता है। अब ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो गया, ठीक है, समझ गए कि ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की बात करता है। तो हमने जो लिखा था
सेंट्रल फोर्स का डेफिनेशन उसमें क्या था, या तो उसका डायरेक्शन जो सेंट्रल फोर्स होगा या तो डायरेक्टेड अवे होगा भैया, या तो टुवर्ड्स द फिक्स सेंटर होगा। तो देखो इसके सेंटर की तरफ क्या कर रहे हैं, दोनों के पॉइंट कर रहे हैं, है ना, ये दोनों क्या कर रहे हैं, सेंटर की तरफ इसको पॉइंट कर रहे हैं। तो इसी को बोला जाता है ग्रेविटेशनल फोर्स, सेंट्रल फोर्स। एंड इसको लिखना हो तो इस तरीके से लिखा जाता है एफ आर आर कैप, ये इसका फंक्शन होता है या फिर फॉर्मूला कह सकते हो, एफ आर आर कैप। ठीक है, ये सेंट्रल फोर्स को लिखने का तरीका होता है। ठीक है, अब एफ आर आर कैप क्या होता है, एफ आर इज द फंक्शन। ठीक है, कोई सा भी फंक्शन हो सकता है, जैसे हमने ये ग्रेविटेशनल फोर्स चूज करा था। ठीक है, तो वो एफ आर कुछ भी हो सकता है। आर जो होता है वो आर बेसिकली उनके बीच का डिस्टेंस होता है। जैसे कोई ऑब्जेक्ट है, सपोज ये कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट का रेडियस है आर, मतलब आर रेडियस के किसी सर्कुलर पाथ पे ये भैया ये घूमना चाहता है। ठीक है, तो आर रेडियस के पाथ पे अगर ये घूमना चाहता है इस तरीके से, तो ये जो आर होता है ना, ये आर इनके बीच का डिस्टेंस होता है, सेंटर से लेके उस ऑब्जेक्ट के बीच में। ठीक है, सेंटर से लेके उस ऑब्जेक्ट के बीच का ये जो आर होता है भैया, वो डिस्टेंस होता है सेंटर से लेके ऑब्जेक्ट के बीच का। ठीक है, अब सुनना अगली बात, अब इसमें जो अगला चीज आता है, अगली चीज क्या है, जैसे एफ आर की बात कर लें, तो एफ आर वो फंक्शन होगा, वो फोर्स का फंक्शन होगा। जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स हो सकता है वो, या फिर इलेक्ट्रिक फोर्स हो सकता है, ऐसे बहुत सारे फोर्सेस होते हैं, स्यूडो फोर्स हो सकता है। तो सेंट्रल फोर्स के अंदर जो एफ आर होगा वो कोई फोर्स का फंक्शन होगा। ठीक है, जिसको एफ आर चूज करते हैं। एंड आर कैप जो होता है वो डायरेक्शन के बारे में शो करता है। ठीक है, एंड वो डायरेक्शन किस तरीके से बताते हैं भैया, तो पहले तो समझते हैं आर क्या होता है। तो आर जो होता है वो ऑब्जेक्ट जो भी होगा, ठीक है, जो किसी भी पाथ पे घूमना चाहता हो, चाहे वो सर्कुलर पाथ पे घूमना चाहता हो, चाहे वो इलिप्स पाथ पे घूमना चाहता हो, किसी भी पाथ पे अगर वो घूमना चाहता है, तो ज्यादातर केस में सर्कुलर पाथ की बात करते हैं। ठीक है, तो अगर वो सर्कुलर पाथ पे घूमना चाहता है तो उस सर्कुलर पाथ का जो भी रेडियस होगा, सेंटर से जो भी उसका डिस्टेंस होगा, ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड सेंटर, उसी को बोला जाता है आर, एंड उसका डायरेक्शन आर कैप के हिसाब से दिया जाता है। ठीक है, अब ये जो फोर्स कहता है, कि फोर्स क्या कहता है भैया हमारा, कि या तो वो डायरेक्टेड अवे होगा, ठीक है, या तो वो अवे होगा फोर्स, ठीक है, या तो टुवर्ड्स द सेंटर होगा। ये दो तरीके से डिफाइन करा जाता है, या तो बाहर की तरफ तुमको दिखेगा, या फिर वो अंदर की साइड पे दिखेगा। वो फोर्स बाहर की तरफ भी हो सकता है, सेंट्रल फोर्स अंदर की तरफ भी हो सकता है। ठीक है, अब अंदर की तरफ का तो हमने जिक्र कर लिया कि वो ग्रेविटेशनल फोर्स, देखो तो वो दोनों फोर्स सेंटर की तरफ टुवर्ड्स करते हैं, है ना, दोनों फोर्स सेंटर की तरफ लगते हैं, जिसको फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी बोलते हो तुम। ठीक है, सेम चीज जब आप इलेक्ट्रिक फोर्स की बात करते हो, एग्जाम्पल के बारे में डिस्कस कर रहा हूँ। ठीक है, अब आप इलेक्ट्रिकल फोर्स ले लो, तो इलेक्ट्रिकल फोर्स में क्या करते हो, सपोज आपके पास में दो पॉइंट चार्जेस हैं, एक को नाम देते हैं प्लस क्यू एंड एक को नाम देते हैं चलो दोनों प्लस क्यू है, सेम नेचर के दो पॉइंट चार्जेस लेते हैं, एंड उनके बीच का समथिंग कुछ डिस्टेंस है। ठीक है, किसी डिस्टेंस पे रखे गए भैया, वो सपोज आर डिस्टेंस पे रखे गए, तो इनके बीच में जो आप फोर्स का फॉर्मूला निकालते हो क्या होता है, कि Q1 Q2 डिवाइड बाई आर स्क्वायर। ठीक है, ये फोर्स का फॉर्मूला निकालते हो, एक्चुअली ये निकालते हो ना, जिसको आप कूलम्ब फोर्स भी बोलते हो, एफ ई निकालते हैं। ठीक है, इसको आप कूलम्ब फोर्स भी बोलते हो, तो ये फोर्स का फॉर्मूला निकालते हो। अब इसमें एक्चुअली क्या होता है सुनना, अब अगर सेम नेचर के चार्जेस होते हैं तो उनके बीच में रिपल्सन काम करता है, डिफरेंट नेचर के चार्जेस होते हैं तो उनके बीच में अट्रैक्शन काम करता है। तो भैया ये फोर्स ऑफ रिपल्सन फिलहाल तो इसके केस में फोर्स ऑफ रिपल्सन है। ठीक है, रिपल्सन, एंड ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का भी काम करता है। ठीक है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का भी काम करेगा उस टाइम पे जब ये डिफरेंट नेचर के चार्जेस होंगे, डिफरेंट नेचर। ठीक है, जब नेचर इनका चार्जेस का डिफरेंट होता है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम करता है, जब सेम नेचर के चार्जेस होते हैं भैया तो इनके बीच में फोर्स ऑफ रिपल्सन काम करता है। फोर्स की वैल्यू वही होती है जो रिपल्सन का होता है, जो अट्रैक्शन का होता है, फोर्स की क्वांटिटी वही रहती है, बस डायरेक्शन बदल जाता है। अब जैसे इनके बीच में रिपल्सन होगा तो ये जो चार्ज है इसको बाहर की तरफ धकेलेगा। ठीक है, एंड ये जो चार्ज है इसको बाहर की तरफ धकेलेगा, ऐसे फोर्स लगता है। ठीक है, तो ये जो फोर्स आपने लगाया भैया, वो देखो अब दोनों फोर्स कहाँ है, सेंटर से बाहर की तरफ भाग रहे हैं, दोनों फोर्स सेंटर से बाहर की तरफ भाग रहे हैं, तो वही है डायरेक्टेड अवे। या तो वो डायरेक्टेड अवे होगा, सेंटर से दूर की तरफ भागना चाहेगा, या फिर डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर होगा, सेंटर की तरफ लगना चाहेगा। तो ऐसे फोर्सेस को बोला जाता है वो सेंट्रल फोर्स होते हैं। मतलब ऐसे टाइप के जो भी फोर्सेस दिखेंगे तुमको, वो सब के सब सेंट्रल फोर्स होते हैं। ठीक है, दूसरी चीज ये किस बात पे डिपेंड करता है, ठीक है, मतलब इसका अगर मैग्नीट्यूड पूछा जाए, देखो ये तो डायरेक्शन की बात होगी, इसका डायरेक्शन इस तरीके से होता है। ठीक है, एंड उसका ये इक्वेशन होता है सेंट्रल फोर्स का, एफ आर आर कैप। ठीक है, दूसरी बात इसके मैग्नीट्यूड की बात करते हैं, तो इसका मैग्नीट्यूड भैया मैग्नीट्यूड ऑफ दिस फोर्स, ठीक है, मैग्नीट्यूड जो होता है डिपेंड्स ऑन
किस बात पे डिपेंड करता है इस फोर्स का मैग्नीट्यूड, सेंट्रल फोर्स का? तो डिपेंड्स ऑन डिस्टेंस बिटवीन, ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट, डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट एंड सेंटर पॉइंट, ठीक है, ऑब्जेक्ट एंड सेंटर पॉइंट। जो सेंटर पॉइंट होगा भैया वो एंड ऑब्जेक्ट जो होगा उनके बीच का जो डिस्टेंस होगा उसको मतलब उसके ऊपर डिपेंड करेगा इस सेंट्रल फोर्स का मैग्नीट्यूड, ठीक है। तो सेंट्रल फोर्स का कभी मैग्नीट्यूड पूछे तो वो डिपेंड करता है ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस, ठीक है, एंड सेंट्रल पॉइंट के बीच का डिस्टेंस जो होगा, एंड उसका जो डायरेक्शन होता है वो या तो डायरेक्टेड अवे होगा या तो डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर होगा, ठीक है, ये होता है। एंड इसके अंदर तीसरी बात जो कही जाती है, ये जो सेंट्रल फोर्स होता है भैया ना, ये होता है एक कंजर्वेटिव फोर्स। सेंट्रल फोर्स जो होता है क्या होता है? कंजर्वेटिव फोर्स होता है, ठीक है। सेंट्रल फोर्स क्या होता है भैया? कंजर्वेटिव फोर्स होता है। एंड कंजर्वेटिव फोर्स का मतलब समझते हो कि अगर इसके अंदर कोई भी फंक्शन है फोर्स का एंड उसका स्केलर फंक्शन है, ठीक है, सपोज आपके पास में एक पोटेंशियल का स्केलर फंक्शन है एंड उसका पोटेंशियल निकालना चाहो तो वो मिलता है माइनस ग्रेड यू के बराबर। जो फोर्स होता है वो फोर्स होता है माइनस ग्रेडियंट ऑफ यू के बराबर। पोटेंशियल अगर आपके पास में एक स्केलर पोटेंशियल है तो स्केलर पोटेंशियल का अगर आप फोर्स निकालते हो, ठीक है, इन कंजर्वेटिव फील्ड, कंजर्वेटिव फोर्स, इसको ऐसा लिखते हैं, कंजर्वेटिव फील्ड लिखते हैं इसको ना, समझ जाओगे। कंजर्वेटिव फील्ड लिखते हैं तो कंजर्वेटिव फील्ड के अंदर ये फोर्स का फॉर्मूला होता है माइनस ग्रेडियंट ऑफ यू के बराबर, ठीक है। एंड एक्चुअली कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड में और चीजें क्या होती है, तो ये पाथ डिपेंडेंट होता है। कहते हैं ना कि ये पाथ डिपेंडेंट नहीं होता है, ये पाथ पे डिपेंड नहीं करता, ये ऑब्जेक्ट की फाइनल और इनिशियल पॉइंट्स पे डिपेंड करता है, उसको कंजर्वेटिव फोर्स बोलते हो, ठीक है। एंड ये सारी चीजें आपके सेंट्रल फोर्स के अंदर आती हैं, ठीक है। अच्छा, इसमें कुछ और चीजें होती हैं, जैसे ये जो हमारे पास में आर है, तो अगर आर की वैल्यू कभी पॉजिटिव और कभी नेगेटिव हुई तो उस हिसाब से भी बताया जाता है कि कौन सा फोर्स हमारे पास में होगा, कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वाला काम करेगा कि फोर्स ऑफ रिपल्सन। अगर आर की वैल्यू डिफाइन करनी हो कि आर की वैल्यू अगर पॉजिटिव या नेगेटिव है तो उस हिसाब से भी आप सेंट्रल फोर्स किस तरीके से काम करता है, तो एक बार इनको नोट कर लो, फिर जस्ट उसके बाद हम लोग उसके ऊपर डिस्कस करते हैं, ठीक है। जैसे अब ध्यान दो, तो अगर आप ध्यान दो तो भैया ये रिपल्शन का फोर्स है, ये अट्रैक्शन का फोर्स है हमारे पास में, ठीक है। अब अगर ध्यान दो तो ये जब रिपल्शन वाला फोर्स काम करता है तो ये स्ट्रेच करता है ना, इस पार्टिकल्स के डिस्टेंस को स्ट्रेच करेगा। मतलब जब फोर्स ऑफ रिपल्शन काम करता है तो आर की वैल्यू क्या होती है? स्ट्रेच करती है, ठीक है। आर की वैल्यू अगर आपको बढ़ते हुए दिखाई देगी तो इसका मतलब होगा कि वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वाला होगा, मतलब वो जो सेंट्रल फोर्स होगा वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। अगर आर की वैल्यू आपको बढ़ते हुए दिखाई देगी तो याद रखना वो सेंट्रल फोर्स क्या होगा? फोर्स ऑफ रिपल्शन का काम करेगा, ठीक है। दूसरी चीज वही सिमिलरली देखो, जब ये अट्रैक्शन का काम करेगा, जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है तो ये इनको कंबाइन करेगा, ठीक है, फोर्सेस को पास में लेके आएगा भैया, तो ये डिस्टेंस क्या होगा? ये डिस्टेंस भैया कम होते जाएगा। तो अगर डिस्टेंस कम होते गया तो फोर्स जो होगा आपके पास में सेंट्रल फोर्स, वो सेंट्रल फोर्स क्या होगा? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वाला होगा, ठीक है। तो कभी भी अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए कि अगर आर की वैल्यू बढ़ाते हैं तो कौन सा सेंट्रल फोर्स होगा, आर की वैल्यू घटाते हैं तो कौन सा सेंट्रल फोर्स होगा, तो आर की वैल्यू बढ़ाओगे भैया तो सेंट्रल फोर्स जो होगा वो फोर्स ऑफ रिपल्शन वाला होगा, ठीक है। एंड अगर आर की वैल्यू कम करते हो तो जो सेंट्रल फोर्स होगा वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वाला होगा, ठीक है। एंड सिमिलरली जब हम एक इसमें बात करते हैं नॉन सेंट्रल फोर्स के बारे में, ठीक है, यहीं से एक चीज आती है नॉन सेंट्रल फोर्स के बारे में। अगर कभी पूछा जाए तो कभी भी अगर नॉन सेंट्रल फोर्स के बारे में पूछा जाए तो भैया वो जो होता है उसका भी फोर्स तो वही डिसाइड करने का तरीका वही है, बट उसके बीच का जो डिस्टेंस होता है ना, जो उसका मैग्नीट्यूड होता है वो उसके डिस्टेंस पे वेरी नहीं करता, मतलब उसके डिस्टेंस पे वैलिड नहीं करता, ठीक है, डिपेंड नहीं करता। तो अगर कभी भी नॉन सेंट्रल फोर्स के बारे में डिस्कस करना हो तो नॉन सेंट्रल फोर्स जो होता है भैया वो उसके डिस्टेंस पे डिस्कस नहीं कर, वो डिपेंड नहीं करता है, ठीक है, वो उसके डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करता है। दूसरी बात, वो एक नॉन कंजर्वेटिव फील्ड के अंदर आता है, ठीक है। नॉन सेंट्रल फोर्स जो होता है वो एक नॉन कंजर्वेटिव फील्ड के अंदर आता है। तो कभी भी नॉन सेंट्रल फोर्स के बारे में भी ये पूछा जाए तो इसी को जस्ट उल्टा कर देना, तो आपको नॉन सेंट्रल फोर्स के बारे में भी पता चल जाएगा, मतलब हो जाएगा, बस इसी को उल्टा करना है, उल्टे उल्टे करके लिख देना, नॉट नॉट, ठीक है, तो वो नॉन सेंट्रल फोर्स के बारे में हो जाएगा। एंड बाकी आज का जो टॉपिक था सेंट्रल फोर्स का, तो ये आपका सेंट्रल फोर्स, ठीक है। तो अगर आपको कोई डाउट हो भैया तो कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।